अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर खान। आज कनाडा हाइलाइट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल से आने वाली इस स्टोरी की, क्योंकि जो भी मुसाफिर कनाडा से बाहर सफर करने के बाद वापस कनाडा पहुंच रहे हैं तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जानिब से जो बात तय की गई है स्पेशली मुसाफिरों के हवाले से कि उन्हें वापस आने के बाद तकरीबन 3 दिन तक अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखना होगा और इसके लिए उन्होंने कुछ होटल्स भी मुंतखब किए हैं। लेकिन जो मुसाफिर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना इस तरीके से करना पड़ रहा है कि वो तमाम तर लोग जो भी कनाडा पहुंच रहे हैं, चाहे उन्होंने कनाडा से सफ़र किया है या फिर वो वापस कनाडा आए हैं या किसी और मुल्क से आ रहे हों, उन्हें जब स्पेशली मॉन्ट्रियल ट्रूडो एयरपोर्ट से आने वाली स्टोरीज के मुताबिक जब वो वहां पहुंच रहे हैं तो उनके साथ सही कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों का ये कहना है कि जो मुश्किल मराहिल उन्हें तय करने पड़ रहे हैं वो होटल के हवाले से हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट रखने के लिए जिस जगह पर जाना है वहां पर उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही और वो इसे एक मुश्किल मरहला तस्वुर कर रहे हैं। क्योंकि सफर से आने के बाद लोगों की ज्यादा ख्वाहिश यही होती है कि वो अपने आप को एक रेस्ट पोजीशन में लेके जाएं या फिर अपनी फैमिली से राब्ता करें, लेकिन इस वक्त ये सेल्फ आइसोलेशन वाला मरहला जो कम से कम 72 घंटे यानी 3 दिन तक रखा गया है वो लोगों के लिए दुश्वार गुजार बनता चला जा रहा है। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा भी सोच रही है कि क्या इकदामात मजीद किए जा सकते हैं, लेकिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कोविड-19 के SOPs को मलहूज़ खातिर रखते हुए ये पॉलिसी अपनाई गई है कि जो भी मुसाफिर कनाडा वापस पहुंच रहे हैं उन्हें 3 दिन कम से कम अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखना होगा। कनाडा हाईलाइट की दूसरी स्टोरी कोविड से ही मुताल्लिक है, क्योंकि कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस की बुनियाद पर तकरीबन 7 स्कूल क्यूबिक में बंद किए गए हैं। इनमें से कुछ स्कूलों को पार्शली तौर पर भी शट डाउन किया गया है और हेल्थ मिनिस्टर क्रिस्टियन ड्यूबी की जानिब से इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जा रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से कोविड-19 के केसेस स्कूल्स में बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब क्यूबिक में ही पैरावुमेंट एलिमेंट्री स्कूल को बंद किया गया है और इसकी बड़ी बुनियादी वजह यह थी कि 28 अफराद का जब टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव निकला। कोविड-19 के 28 अफराद के इस पॉजिटिव टेस्ट की बुनियाद पर इस स्कूल को बंद कर दिया गया है और साथ ही मार्गरेट एलिमेंट्री स्कूल में भी 342 अफराद का इस वक्त टेस्ट किया गया है और वहां पर भी जो रिपोर्ट्स मुरतब हुई हैं वो कोविड-19 के केसेस के हवाले से हैं कि बढ़ते हुए केसेस की बुनियाद पर इन 342 अफराद का टेस्ट किया गया है और इस बात का इम्कान है कि इनमें से किसी का टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव आने की सूरत में इस स्कूल को भी पार्शली तौर पर या फिर मुकम्मल तौर पर शट डाउन किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बिलखुसूस हेल्थ मिनिस्ट्री इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए है कि जो स्कूल्स खुले हैं वहाँ पर या तो SOPs का भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस मुकम्मल हो या फिर दूसरी जानिब वो इस बात को भी गौर व खौफ से देख रहे हैं कि अगर कोई भी एक शख्स कोविड में मुब्तला होता है तो फिर पूरे स्कूल के स्टाफ, टीचिंग स्टाफ समेत वहाँ पर काम करने वाले लोग और बिलखुसूस स्टूडेंट्स के लिए उनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोविड-19 के टेस्ट को उन्होंने ज़रूरी और लाजिम करार दिया है। कनाडा हाईलाइट की आज की तीसरी स्टोरी जो कि मैरली एडवर्ड के कत्ल के हवाले से है। अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है, 32 साला खातून का कत्ल हुआ है और इस वाक़े के बाद लोगों में भी तशवीश की लहर फैल गई है। सबसे अहम बात यह है कि गुज़िश्ता जुम्मे को मैरली एडवर्ड जो कि एक सियाफाम खातून है उन्होंने 911 पर कॉल की। कॉल करने के साथ ही उन्होंने पुलिस को ये बताया कि उन्हें जान का खतरा है और उन्हें थ्रेट्स मिल रहे हैं, जिस पर एक पुलिस ऑफिसर उनसे मिलने भी आया। लावल का ये वाकया है जहां पर लावल का पुलिस ऑफिसर उनसे मिलने आया और धमकी की नौयत भी उन्होंने जानी। 12:40 पर दिन के ये इन्होंने कॉल की और इस कॉल के जरिए उन्होंने पुलिस को आगाह किया कि उन्हें धमकी मौसूल हुई है, लेकिन ठीक पुलिस ऑफिसर के मिलने के बावजूद और इस रिपोर्ट के बावजूद 48 घंटों के बाद इतवार के रोज उनका कत्ल हो जाता है। जिस जगह उनका कत्ल होता है वो लावल का कॉन्जो बिल्डिंग के बाहर का एरिया है जो कि पार्किंग एरिया कहलाता है और वहां से उनकी लाश मिली है, जबकि लाश के नजदीक से उनकी लाश के नजदीक से एक हैंड गन भी मिली है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये तस्वुर किया जा रहा है कि जैसे उन्होंने खुदकुशी की हो और थ्रेट के डर से उन्होंने ये इकदाम लिया हो, लेकिन पुलिस ने इस हवाले से कोई भी हतमी बात नहीं की और इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जारी है और इस बात का इम्कान ज़्यादा बढ़ चुका है कि जिसकी तरफ से भी उन्हें थ्रेट थी उसी की जानिब से उन्हें कत्ल किया गया होगा, क्योंकि करीबी अजीज़-ओ-क़ारिब और नेबर्स की जानिब से जो बयानात सामने आए हैं उसमें यही बताया गया है कि मैरली एडवर्ड
ایک بہت ہی باہمت خاتون تھی, وہ اپنی زندگی کو جینا چاہتی تھی اور ان کے بڑے اپنی زندگی میں پلانز تھے, تو وہ اس قسم کا کوئی بھی اقدام نہیں کر سکتی جو خودکشی سے جڑا ہوا ہو. لیکن سنڈے کے روز ان کا قتل ہو جانا ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے, اور قتل کچھ اس طرح ہوا ہے کہ ان کے ہیڈ کا نشانہ لے کر باقاعدہ گولی ماری گئی ہے, جس سے وہ جاں بحق ہو گئی ہیں. پولیس اس وقت تحقیقات کر رہی ہے اور تحقیقات تمام زاویوں سے جاری ہے. جیسے ہی تحقیقات مکمل ہوگی تو پولیس کی جانب سے اس حوالے سے حتمی رپورٹ عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے رکھی جائے گی. کینیڈا ہائی لائٹ کی آج کی چوتھی سٹوری جو کہ کیوبک کے ان اعداد و شمار سے متعلق ہے جو کہ کووڈ-19 کے اس وقت تازہ اعداد و شمار ہیں. کووڈ-19 کے اس وقت 805 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں, جن میں 11 افراد کی جاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات ہیں, اور ساتھ ہی اب تک کووڈ-19 کے شروع دن سے لے کر آج تک رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 2,82,927 تک جا پہنچی ہے. اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 10,318 ہو چکی ہے جو کہ انتہائی افسوسناک امر ہے, اور 689 افراد اس وقت بھی کیوبک کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں, جس میں سے تقریباً 117 افراد آئی سی یو منتقل کیے گئے ہیں جن کی حالت انتہائی خطرے میں ہے. اس وقت اگر ڈوزز کی بات کی جائے ویکسینیشن کے حوالے سے تو 7,396 ڈوزز فراہم کیے گئے ہیں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران, اور گزشتہ اتوار ہی یہ ڈوزز فراہم کیے گئے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ دسمبر 2020 سے لے کر اور فروری 2021 تک ٹوٹل نمبر آف ڈوزز 3,53,894 ہیں جو مختلف اسپتالوں اور ویکسینیشن سینٹرز کو فراہم کیے گئے ہیں. لیکن ان ویکسینیشن کے ڈوزز کی تعداد کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد دیکھیں جس میں بہت ہی معمولی کمی آئی ہے, لیکن لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ابھی تک کووڈ-19 کے کیسز میں اس طریقے سے کمی واقع نہیں ہوئی ہے. لیکن ویکسینیشن کا یہ پروسیس جوں آگے بڑھتا جائے گا, امید کی جا رہی ہے کہ کووڈ-19 کے کیسز میں بھی کمی آنا شروع ہوگی. آج کینیڈا ہائی لائٹ کا آخری موضوع ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے متعلق ہے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری نے کووڈ-19 کی سچویشن میں بھی اکانومی کو بوسٹ دیا ہے, اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر جو پراپرٹی ریٹس ہیں وہ مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جس سے انویسٹرز کا مائنڈ کافی حد تک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی طرف مائل ہو چکا ہے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. کیوبک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر احمد صاحب جو کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں اپنا ایک بھرپور تجربہ رکھتے ہیں, اور زندگی کا ایک طویل سفر انہوں نے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں طے کیا ہے. آپ سینئر ریئل اسٹیٹ بروکر ہیں اور رائل لی پیچ سے آپ وابستہ ہیں. بہت شکریہ منیر صاحب پرائم کینیڈا ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں منیر صاحب کہ جو نیو کمرز ہیں جو اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے حوالے سے آپ بتائیں, چاہے وہ بروکر ہیں یا انویسٹرز ہیں, کہ ان کے لیے کیا ایڈوائسز آپ کی ہیں. دیکھیں جو نیو کمر ہیں ریئل اسٹیٹ میں ان کا تو بیسیکلی they have to get a lot of trainings and they have to اور اگر اب مجھے یہ آپ کلیئر کریں کہ آپ ریئل اسٹیٹ بروکر جو نئے آ رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں یا نئے انویسٹرز جو آ رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. جی منیر صاحب, میں انویسٹرز اور بروکرز دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہ رہا ہوں. جی بروکرز جو ہیں وہ تو دیکھیں ایوری ون اللہ میاں نے ہر کسی کو کوالٹیز دی ہوئی ہیں, تو اس کے مطابق اس نے مارکیٹ میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے, پھر کس طرح لوگوں کی کیئر کرنی ہے اور اس کو کس طرح فیئر بزنس دینا ہے. تو اب I am since 20 years in this industry and sky is the limit. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, آپ نے خود سارا کچھ جو بھی مینج کرنا ہے اور لوگوں سے جس طرح ملنا ہے یا کیئر کرنی ہے ان کی انویسٹمنٹ کی, یہ سارا کچھ ٹوٹلی یہ کسی انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کسی کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کوئی کیسا کرے گا یا کیسا نہیں کرے گا. آپ کی جب آپ اس مارکیٹ میں آتے ہیں تو آپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ آٹومیٹکلی لوگوں میں انٹروڈیوس ہوتی ہیں, اور ماؤتھ ٹو ماؤتھ پبلسٹی وہی ہے. باقی جہاں تک ہے کہ کلائنٹ کی پروٹیکشن کا تعلق, اس میں دس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری یا ریئل اسٹیٹ بروکرز ریسپانسبلٹیز دیٹس نمبر ون. اگر کوئی کسی کے لیے کوئی انویسٹ کر رہا ہے یا کوئی ایسی کوئی پراپرٹی ڈھونڈ رہا ہے, کوئی گھر ڈھونڈ رہا ہے, کوئی کمرشل ہے, کچھ بھی ہے, تو ریئل اسٹیٹ بروکر کو بیسیکلی یہ ساری چیزیں اسی طرح ہی کرنی چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو پھر
ताकि उसका एक इंट्रोडक्शन बनता है। मनी, पैसा चाहे ज्यादा हो या कम हो, दैट डजंट मैटर, उसको एक साइड पर रखना होता है। और लेकिन यह है कि दूसरे जो आपके क्लाइंट्स हैं उनकी केयर करना, उनका प्रॉपरली ख्याल रखना कि वो क्या कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे, दैट्स बेसिक रियल एस्टेट ब्रोकर्स जॉब। बाकी प्राइस बार्गेनिंग, अप्स एंड डाउन, वो तो देखें, ऑल द ब्रोकर्स दे हैव टू ट्राई देयर बेस्ट, और द फाइनल डिसीजन इज ऑलवेज बायर्स डिसीजन। और सेलिंग में अगर आता है तो सेलर्स डिसीजन। आपका घर है तो फाइनली आपने फैसला करना है कि कितने का आप बेच रहे हैं। रियल एस्टेट का जो ब्रोकर है उनका जॉब बेसिकली क्लाइंट्स को लाना है और उनके साथ निगोशिएशन करना है कि आप उसमें कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे कि कल को जो बायर है, अगर आप बायर हैं, अगर आप सेलर हैं, तो कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे कि कल को बायर आपको बड़ा लंबा चौड़ा सू कर दे, या अगर आप बायर हैं तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं आप जिसमें कोई ऐसे हिडन इफेक्ट्स हैं या कोई ऐसी चीजें हैं। हालांकि फिर भी ब्रोकर को इस तरह कोई अपना फाइनल डिसीजन नहीं देना होता कि भाई ये मकान ना खरीदो, इसमें यह है। पॉसिबल है जो बायर है वो हम लोगों से ज्यादा वाइज हो, पॉसिबल है वो कोई पुराना रियल एस्टेट ब्रोकर हो, लेकिन जो चूंकि हमारे पास ये जो मशीन पड़ी है, कंप्यूटर है, तो इसमें वी कुड फाइंड आउट एवरीथिंग कि भाई इसी स्ट्रीट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे मकानों के साथ क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं, सिटी से पता कर सकते हैं। लेकिन जब भी आखिर पे वही आता है कि जब किसी ने कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो रियल एस्टेट ब्रोकर ने बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करना है। उसके बावजूद हम यही सजेस्ट करते हैं कि गो टू द बिल्डिंग इंस्पेक्टर, वो प्रोफेशनल होते हैं। वी डोंट हैव दैट मच नॉलेज, वी डोंट हैव दैट एजुकेशन जो एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर की एजुकेशन है। तो उसने जाके मकान को ए टू जी हर चीज उसकी देखनी होती है, और उसमें बायर को भी ख्याल रखना होता है कि भाई बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो है उसके पास बैठे, उसके साथ सारी तफसील अपना जो ब्रोकर उसके लिए काम कर रहे हैं उनसे पूछे कि भाई क्या ये क्वेश्चन, ये सारी चीजें, उसके बाद देन इज सेटिस्फैक्शन इट स्टार्ट। वैसे तो देखें उस वक्त अगर कोई रियल एस्टेट ब्रोकर इग्नोर करता है या बिल्डिंग इंस्पेक्टर इग्नोर करता है तो वो तो इस तरह की चीजें, अगर अटेंशन नहीं, गलती तो किसी से भी हो सकती है, हम सारे इंसान हैं, लेकिन बाज ऐसे हैं लोग जो इस तरह की चीजें होती हैं मार्केट में हो रही हैं कि वो इग्नोर करते हैं अटेंशनली वो चीजें, और बाद में सेलर को प्रॉब्लम होती है, बायर को प्रॉब्लम होती है। अगर बायर वो प्रॉपर्टी ले लेता है 6 महीने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हर प्रॉब्लम्स का भी है, दावा तो हर चीज का होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी मकान में तो यू कुड स्पेंड द मनी, लेकिन कुछ बायर बेचारे इस पोजीशन में होते हैं कि दे आर नॉट एबल टू स्पेंड इवन $1,000 ऑन द हाउस और $5,000। तो वो सारी चीजें जो है वो ब्रोकर ने दे हैव टू फाइंड आउट कि भाई क्या ले रहे हैं, और बायर जो है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। वो बाद में इतना इस तरह का, देयर आर पीपल वो मकान टूटा फूटा लेते हैं और उस पर 2 लाख 4 लाख खर्चते हैं और उसको फिर 6-7 लाख का बेचते हैं, बट दे आर लोडेड, दे हैव द एक्स्ट्रा मनी एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग द बिजनेस। और कुछ बेचारे जो हैं अपनी फैमिली रहने के लिए जगह ढूंढते हैं और उनकी सेविंग, उनका सारा कुछ उसके मुताबिक चलना होता है। कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कितने सिटी चार्जेस, सिटी टैक्सेस वगैरह होंगे, और ड्यूरिंग लिविंग इन एनी हाउस व्हाट्स अ परसेंटेज ऑफ रिपेयरिंग रेनोवेशन। तो अगर वो बेचारे बायर से वो क्रॉस कर जाती है उसकी एलिजिबिलिटी और उसकी अफोर्डेबिलिटी से, तो उस बेचारे को प्रॉब्लम नहीं होनी है। कुछ बंदे जो हैं वो बेचारे मकान खरीद के तो वो फिर फंस जाते हैं कि ना वो उतनी प्राइस का बेच सकते हैं ना, और मकान वैसे भी जब आप खरीदते हैं तो अगर कोई बंदा चाहे कि मैं भाई ये 2 हफ्ते में उसको बेच के तो बहुत पैसे बना लूंगा, वो तो आपकी गुड लक है।
लेकिन इतना नहीं, चूंकि बैंक का वेलकम टैक्स आपने देना होता है, फिर बैंक की मॉर्गेज, उसकी पेनल्टीज वगैरह जो हैं वो पे नहीं होती अगर बंदा जल्दी उसको बेचे 6 माह के अंदर, 5 माह के अंदर। ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए फिर जो बायर है उसने डिसीजन लेना होता है कि व्हाट ही इज गोइंग टू डू। और अगर वो सेलर है तो उसने ये सारी चीजें करनी हो कि भाई क्या उसने जब से रहा है, चाहे 1 साल से रहा है, 2 साल से रहा है, तो उसने ट्रूली हर चीज बतानी होती है कि इस मकान में पिछले जब से ही इज ओनर या पिछले ओनर ने उसको क्या बताया था। तो उसमें अगर मकान में कोई ड्रॉबैक्स हैं तो वो उसने क्लियरली बताने होते हैं। अगर वो नहीं बताएगा तो जो बायर है उसको लंबा चौड़ा सू कर सकता है, देन ही विल बी इन ट्रबल। और आखिर पे फिर नाम ब्रोकर का ही आता है कि वो जी ब्रोकर ने नहीं हमें बताया, वो इस तरह नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी चाहे सेलर है, अगर वो कोई अपनी उसकी गलती की वजह से इस तरह की, लेकिन वो कहेगा ब्रोकर जी, वो ब्रोकर को नहीं। इसीलिए ये प्रोविंस क्वेबेक में ये काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी ये पिछले चंद सालों से पहले, चूंकि देयर वाज नो सेलर्स डेक्लेरेशन। तो आखिर पे जब ये लिटिगेशन होती थी, बायर अनाय हो जाता था, कोर्ट में जाते थे, तो सेलर कहता था मैंने ब्रोकर को बताया है, तो ब्रोकर ने मुझे ये कहा। आजकल उन्होंने सेलर्स डेक्लेरेशन इसीलिए इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अगर कोई भी, चाहे आप 6 माह से रह रहे हैं, चाहे 1 माह के बाद आप बेच रहे हैं, तो यू हैव टू कंप्लीट दैट फॉर कोई आई मीन कोई 7 वो पेजेस वो हैं। तो वो सारा आपने सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करने होते हैं कि इस मकान के साथ जब से आप रह रहे हैं क्या कोई प्रॉब्लम हुई है, क्या चीज है। ऑल टेक्निकलिटीज, जब ये कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें एयर फ्लो का ख्याल रखना होता है। छत जो है, रूफ है, तो वो कितनी देर पहले हुआ है। आमतौर पर रूफ की जो एज है यहाँ वो 15 to 20 ईयर कंसिडर होती है। अगर कोई अच्छा रूफर नहीं है तो जल्दी उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, अगर नहीं तो बात उसकी जो वारंटी होती है उससे भी। कुछ लोग जो हैं वो वैसे ही पैसे दे के, कैश दे के तो रूफ ठीक करवा लिया, ना उसकी वारंटी है ना कुछ है। अब बायर जब देखेगा तो हम मसलन मैं अगर किसी के लिए खरीदता हूं तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई इसकी कोई वारंटी शरंटी नहीं है, कल आप एंटर हो, परसों ये लीक होना शुरू हो जाए, यू हैव टू पे अदर 15-20,000। माइट बी बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो है वो हो सकता है बताए कि भाई नहीं ये 10 साल चल जाएगा, 5 साल चल जाएगा, लेकिन हमारे पास कोई वारंटी नहीं है उसकी। तो इसलिए ये सारी सेलर के पास सारी रसीदें वगैरह हैं, सारी रिसीप्ट्स, उनका ख्याल रखना होता है। That's basically, I mean, broker's responsibility in that way. मुनीर साहब ये बताइए कि जो आउट ऑफ कनाडा लोग बैठे हुए हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो कनाडा की इस मार्केट को बड़े गौर खौफ से भी देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या तजावीज़ हैं, किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? क्योंकि बाहर बैठा हुआ शख्स जो है कनाडा से बाहर, वो आदाद शुमार तो देख रहा है लेकिन उसको तरीक़ेकार नहीं मालूम। Yeah, it's everything is possible. It's a peaceful country. लोग वहाँ यहाँ इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। ये पिछली जितनी भी ये वार्स हुई हैं, इराक, ये लीबिया, वर्ल्ड पे जो भी आप कहें कंट्री में, तो उनके सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने आके यहाँ कंस्ट्रक्शन में काफी रोल अदा किया है, उनकी काफी पैसा वो काफी लाए हैं। तो वही एक वजह भी है कि जिससे रियल एस्टेट जा गई है ऊपर जा। और अगर बंदे कहीं बाहर बैठे हुए हैं तो वो या तो फिर किसी ब्रोकर को वो हायर करें कि जो उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करे। उसकी रियल एस्टेट कंपनीज जो हैं वो उसकी परसेंटेज होती है, वो चार्ज करते हैं। तो अगर कोई रेंटल है, ऑब्वियसली अगर किसी ने खरीदा है तो उसने लेके ऐसा तो नहीं छोड़ना, दे हैव टू रेंट द प्रॉपर्टी, दे हैव टू गेट द रेवेन्यू फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। और अगर वो इस तरह होता है तो फिर रियल एस्टेट ब्रोकर जो है उन्होंने वॉच करना होता है कि भाई कौन सा टेनेंट उसमें लाए हैं, या अगर टेनेंट है तो वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं बना रहा। अगर वरना ओनर बाज का वो रीचेबल नहीं हो तो वो दे स्टॉप पेइंग द रेंट। तो उस तरह की सिचुएशन में देयर आर
रिजिद उल आजमा क्यूबेक में जो इंग्लिश रेंटल बोर्ड है, तो वहाँ उनको परसू करना होता है, उनको ले जाना होता है, सारी डिटेल वगैरह वहाँ से जजमेंट्स वगैरह लेनी होती है। हमारे अपने रेंटल्स हैं, समटाइम यहाँ रहते हुए वी गो टू दैट रिजिद उल आजमा, जो भी डिसीजन देता है वो हैज टू रिस्पेक्ट कोर्ट डिसीजन। जो भी उसमें अगर किसी लैंडलॉर्ड की गलती होती है तो वो जजेस बताते हैं कि दिस इज योर मिस्टेक, या टेनेंट की होती है तो उसको बताएं। लेकिन जहां भी कोई प्रॉपर्टी है किसी ने, वो किसी ना किसी ने तो वो उसको वॉच करना होता है। या तो इस तरह हो कि भाई मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मैंने कनाडा में इन्वेस्ट कर दिया, मेरा भाई उधर रह रहा है, मकान में रह रहा है, वो आराम से मुझे पैसे भेज देता है और वो सारा कुछ ख्याल कर रहा है। लेकिन दूसरे लोग तो दूसरे लोग होते हैं, वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, वो अच्छे नहीं भी हो सकते। लेकिन उसके लिए यही चीजें हैं कि फिर आपको लोग हायर करने पड़ते हैं कि जो प्रॉपर्टी की टेक केयर करते हैं, एंड इफ दे स्पेंड टाइम ऑन दैट ऑब्वियसली दे हैव टू चार्ज फॉर दैट। अच्छा मुनीर साहब, ये बताएं कि आपने खुद कहा कि जब तक एक अच्छे ब्रोकर को सर्च ना कर लिया जाए उस वक्त तक इन्वेस्टर को परेशानी भी रहती है, तो मुझे बताएं कि एक अच्छे ब्रोकर को कैसे सर्च किया जा सकता है, उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है, उस हवाले से कुछ टिप्स दीजिए। ये भी एक चीज है कि एक तो है कि आपने इस सोशल मीडिया, हमारी वेबसाइट्स हैं, वो दुनिया वॉच कर रही है, तो किसी ने मकान देखा तो उसने उसी वक्त कहा कि जी मैं इधर ही हूँ, मैं होटल में ठहरा हूँ, मकान देखा, जाके अच्छा लगा और उसकी ऑफर लिखी और दे दिया। अब ये होती है कि बिल्कुल अननोन बंदे जो जिनको बेचारों को कुछ पता नहीं होता वो इस तरह की चीजें कर लेते हैं। ब्रोकर्स इट्स जैसे बाकी सारे इंसान हैं, उनमें सारे बड़े अच्छे भी हैं, कोई गलतियां भी करते हैं, कई के पास उतना उस तरह का नॉलेज नहीं होता। बाकी फाइनेंशियली तो मेरा ख्याल है कोई भी बंदा, कुछ चाहे कोई स्टोर कीपर है तो ही वांट के उसके ज्यादा से ज्यादा दिन को सेल हो, या कोई चाहे कोई लॉयर है, डॉक्टर है, स्कूल टीचर, एवरीवन थिंग्स, एंड जो भी वो कर रहे हैं उनको अपनी सैलरी जो भी ख्याल रखना होता है सारा कुछ। लेकिन ये सारी चीजें या तो आप में इतना हो कि आप ब्रोकर को यू कुड चेक दैट कि भाई ये इसका कितना नॉलेज है, कितनी इसकी अप्रोच है, क्या कर सकता है, या फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। वैसे तो यहाँ रियल स्टेट में इट्स लाइक स्मॉल स्टेट। अब उनका अपना एसोसिएशन है, एसोसिएशन में जजेस हैं, डिसिप्लिन कमेटीज हैं, लोग उन कंप्लेन हो सकता है, दे कॉल द ब्रोकर्स और उनको वो फाइन करते हैं, उनके लाइसेंस जो हैं टेम्परेरीली सस्पेंड करते हैं, परमानेंट सस्पेंड करते हैं। बाज़ का तो लोगों को पता ही नहीं इस चीज का होता कि भी इस तरह की चीज भी है। वो बस मकान लिया, अगर अच्छा नहीं निकला तो सारी उम्र जो है वो चीखते रहते हैं कि वो जी हमारे साथ क्या। अब मीडिया से अवेयरनेस आ रही है, अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं दे नो मोर देन ऑब्वियसली जो इमिग्रेंट्स हैं उनको तो नहीं पता, और जो पुराने रह रहे हैं दे नो दीज थिंग्स। वो अगर कोई ब्रोकर फर्ज करें गलती कर रहा है ड्यूरिंग द डील एवरीथिंग दे कुड कंप्लेन, अगर या फिर उसको रिजेक्ट करके किसी दूसरा जो बंदा उनको, क्योंकि दे आर द बायर और सेलर, दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हाँ, जब वो साइन कर लेते हैं कि हमने इस बंदे के साथ भाई चाहे मकान खरीदना है, उसका भी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाज ब्रोकर वो साइन करवा लेते हैं कि भाई अब बायर जो है वो भी कोई फरिश्ते तो नहीं हो सकते ना। बाज का किसी ब्रोकर का वो हफ्ता 2 हफ्ते वो जाया कर करके टाइम वेस्ट करके वो दूसरी तरफ स्लिप हो जाते हैं किसी और जगह पे। ब्रोकर जो है वो भी बेचारे सफर होते हैं इस तरह की सिचुएशन में। तो ये सारी चीजों का बायर्स को भी ख्याल रखना होता है और जो ब्रोकर है उनको भी ख्याल रखना होता है कि मैं किसके साथ मैं किसको फेस कर रहा हूँ। जो ये बायर ये क्या है, इसने उसका मॉर्गेज अप्रूवल वगैरह या बैंक में उसकी क्या एलिजिबिलिटी, चीजें ख्याल रखते हुए
تو बायर को तो हमेशा इन चीजों का ख्याल रखना होता है एंड माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, या फिर उसमें अपने आप में इतना हो कि भाई वो किसी बंदे को फेस करके तो ही कुड जज कि भाई कैसा बंदा है। जजमेंट तो पहले न पे आती है ना, किसी ने भी, मैंने आपसे मिलना है, आपने मुझसे मिलना है, चाहे हमारा कोई बिजनेस नहीं है, फिर भी एक इंसान के अंदर एक डिटेक्टिव मशीन तो लगी हुई है। जब आप एक दूसरे को मिलते हैं तो वो मशीन ऑन हो जाती है कि आप, वो आखिर पे आपको एक रिजल्ट देती है कि ये बंदा भाई किस तरह का बंदा है। फिर आप उसके बाद उसके साथ ज्यादा शेक करते हैं। अगर बाज़ का बंदे नहीं, तो आपके कितने क्लास फेलो थे और आपको अब तक कितने आपके दोस्त हैं उन सारे क्लास फेलोज में। इसी तरह आपका जो सोशल है, कुछ लोग आपके साथ भाइयों की तरह हैं, आपके क्लोज हैं, आपके साथ सारे आप दुख दर्द उनके साथ बांटते हैं। कुछ लोग हैं उनके साथ वैसे ही आप कोई बात नहीं करते कि भाई ये अगर मैंने किया तो ये हो जाएगा, वो दिस इज ऑल ह्यूमन कैटेगरीज। और वो हम सब लोगों ने एक दूसरे को जज करना होता है। और दैट्स व्हाट एजुकेशन इज। कोई चाहे रियल एस्टेट ब्रोकर है, मैं अगर फर्ज करें किसी से प्रॉपर्टी खरीदनी है तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो कि कैसा है। हालांकि यहाँ जो ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उनके अपने न्यूज़ पे है, उनमें अगर किसी को ब्रोकर्स को जो पनिशमेंट्स होती हैं, उनकी सस्पेंशंस होती हैं, तो वो सारा कुछ आता है, हम खुद पढ़ते हैं। लेकिन मेरे पास तो ये चीज है कि वी डोंट मेंशन द पीपल्स नेम के भाई किसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन बायर्स को तो जाके ये सारी चीजों का, इन चीजों का ये ख्याल रखना होता है कि मैं किस बंदे के साथ मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्राइम कैनेडा टीवी को वक्त दिया और आपसे हमने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से गुफ्तगू की। आई एम रियली थैंकफुल। तो नाजरीन, आज कनाडा हाईलाइट से फ़िलहाल इतना ही। कनाडा से मुताल्लिक किसी भी खबर को जानना चाहें और कनाडा से मुताल्लिक हालात व वाक़यात को अपनी नॉलेज में रखना चाहें तो ज़रूर प्राइम कैनेडा टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और प्राइम कैनेडा टीवी देखते रहिए। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।